नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, जिसमें हम लोगों ने जाना विस्तार से इसके अर्थ को, परिभाषा को और इसके कारणों को कि भाई साहब क्षेत्रीय असंतुलन क्यों हो रहा है। और कारणों को जानते हुए हमने यह जाना कि अगर हमें क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है तो कौन कौन से उपायों को अपनाना पड़ेगा जिससे हमारी कंट्री ग्रोथ कर सके और हम लोग आगे बढ़ सकें। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं काला धन क्या है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था काले धन से ही रिलेटेड है, यानी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे कि समानांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा को समझेंगे और इस अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोतों को समझेंगे और स्रोतों को समझते हुए हम लोग समझेंगे प्रभाव को। अगर पैरेलल इकोनॉमी है तो इसके प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास नकारात्मक प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या है, और अंत में हम लोग समझेंगे अगर हमें पैरेलल इकोनॉमी को ख़त्म करना है, इसे अपने देश से ख़त्म करना है, यानी काले धन को ख़त्म करना है, तो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है, यानी इसके अर्थ को। समानांतर अर्थव्यवस्था का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। समानांतर अर्थव्यवस्था यानी पैरेलल इकोनॉमी उस आर्थिक प्रणाली को कहते हैं जो किसी देश की औपचारिक यानी फॉर्मल अर्थव्यवस्था के समानांतर चलती है। यानी हमारे देश में जो एक औपचारिक अर्थव्यवस्था चल रही है। अब अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे उद्योग हैं जो चल रहे हैं। ठीक है ना, वे सारे के सारे उद्योग क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वे सारे के सारे उद्योग गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हैं और जो हमारे जैसे आपके जैसे मौजूद हैं वे उन सारे के सारे गुड्स को और सर्विस को परचेज करते हैं। और उन गुड्स को परचेज करने के लिए, सर्विस को परचेज करने के लिए उनके पास पैसा आता है तमाम तरह की कंपनियों में काम करके, तमाम तरह के उद्योगों में काम करके। तो इस तरीके से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में जितना भी रुपए पैसे का फ्लो हो रहा है, यानी रुपया पैसा आ रहा है, वह रिकॉर्ड में है, रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर कोई एक और सिस्टम है जहाँ पे जो भी रुपए पैसे का लेन देन है वह रिकॉर्ड में नहीं है, सरकार की निगरानी में नहीं है, तो उसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं कि भाई साहब इसको आप लोग जानिए समानांतर अर्थव्यवस्था यानी पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के समानांतर चलती है, वही बात, लेकिन इसे सरकार द्वारा नियंत्रित या कर योग्य यानी टैक्सेबल नहीं माना जाता। अब सरकार इसके बारे में जानती ही नहीं है कि कितनी बड़ी सिस्टम चल रही है, कितने बड़े तरीके से लोग गैर कानूनी तरीके से पैसों का लेन देन कर रहे हैं, किसी भी सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, और उस पर टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तो सरकार को कहाँ से मालूम चलेगा कि कितना टैक्स लेना है हमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी कंपनी से? तो लाजमी है कि उस पर कर लगेगा ही नहीं। अब जब सरकार को मालूम रहता है कि हमें टैक्स लेना है तब सरकार ना टैक्स लेती है। आगे देखिए, इसे छाया अर्थव्यवस्था यानी शैडो इकोनॉमी या फिर काला धन यानी ब्लैक मनी इकोनॉमी या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो इन तमाम तरह के नामों से हम लोग जान सकते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। कौन कौन से नाम हैं याद रखिएगा। पहला कहा गया है छाया अर्थव्यवस्था यानी शैडो इकोनॉमी, दूसरा कहा गया है काला धन यानी ब्लैक मनी इकोनॉमी, और इसे ही आगे चल के कहा गया अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो इन तमाम तरह के नामों को आप लोग ध्यान रखेंगे ना, तो एग्जाम में अगर नाम बदल के क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहा गया है कि इस अर्थव्यवस्था में वे सभी आर्थिक
गतिविधियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं अभी बता दीजिए, आगे सुनिए। जो सरकार के कर और नियामक यानी रेगुलेटरी दायरे से बाहर होती है, जहाँ पे सरकार की नज़र पहुँचती ही नहीं है, लोग चोरी छुपे किसी भी गुड्स को बेच रहे हैं और उसका बिल नहीं काट रहे हैं। वे सारे के सारे गुड्स जो बेचे जा रहे हैं लोगों के द्वारा चोरी छुपे, उन पर टैक्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर रेगुलेशन कहाँ से लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, उस दुकानदार ने किसी भी व्यक्ति को 10 लाख रुपए का सामान बेचा, लेकिन उसने क्या किया, 5 लाख रुपए का सामान बिना बिल का बेच दिया और 5 लाख रुपए का सामान जीएसटी के साथ उसको बेचा। तो जो उसने 5 लाख रुपए का सामान बिना बिल का बेचा ना, तो वे जो 5 लाख रुपए हैं वही इस तरीके से पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देते हैं, यानी काले धन को जन्म देते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि इसका बड़ा हिस्सा अवैध गतिविधियों जैसे भ्रष्टाचार, तस्करी, हवाला, नकदी मुद्रा आदि से जुड़ा होता है। वही बात कही जा रही है, लेकिन इसमें वे आर्थिक लेन देन भी आते हैं जो औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किए जाते, जैसे कि बिना बिल के व्यापार, अवैध संपत्ति लेन देन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जो बातें मैंने आप सभी को बताई ना, वही सारी की सारी बातें यहाँ पे कही जा रही हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग याद रखोगे एग्जाम में आंसर करते टाइम। आगे बात करते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत यानी मेन सोर्सेस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। इसमें कौन कौन से सोर्स हैं, सबका नाम आप लोग याद रखिए। पहला है काला धन यानी ब्लैक मनी, कर चोरी, घूसखोरी, अवैध कारोबार आदि से उत्पन्न धन जो सरकार को ज्ञात नहीं होता। अब बताइए कोई पर्सन है जो टैक्स चोरी कर रहा है, वो बता ही नहीं रहा है कि उसका इनकम इतना है, उसका इनकम मान लीजिए 50 लाख रुपए है, वो कहता है कि भाई देखो मेरी इनकम तो 30 लाख रुपए है ही, तो जो 20 लाख रुपए उसने बचाए ना, तो उस 20 लाख रुपए उसको टैक्स देना ही नहीं है। क्लियर है। आगे मान लीजिए अगर कोई अफसर है, कोई अगर एम्प्लॉई है, वह घूस लेता है, ठीक है ना, तो जो घूस उसने लिया तो वो तो पैसा उसकी सैलरी में आएगा नहीं, उसके सैलरी में ऐड होगा नहीं, और ना ही वो जाके बताएगा, तो उस पर उसको टैक्स नहीं देना किसी तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अवैध कारोबार कर रहा है उसकी बात भी यहाँ कर ली जाती है। हवाला लेन देन यानी हवाला ट्रांजैक्शन, बिना आधिकारिक बैंकिंग प्रणाली के विदेशों से पैसे रसीद करने की गैर कानूनी प्रक्रिया, यानी बिना किसी बैंकिंग प्रणाली के, यानी ना तो किसी भी बिजनेस के द्वारा या फिर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी बैंकिंग सिस्टम को यूज़ किए, यानी यूपीआई को यूज़ किए, चेक और भी आरटीजीएस जो भी इंटरनेशनल लेवल के फंड ट्रांसफ़र करने के माध्यम हैं, उनको बिना यूज़ किए ही अगर कोई व्यक्ति विदेशों से पैसे मंगा रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, हवाला ट्रांजैक्शन है, यानी हवाला लेन देन है। तो इस तरीके से भी समानांतर अर्थव्यवस्था का यहाँ पर जन्म होता है, यह भी एक स्रोत है समानांतर अर्थव्यवस्था के पनपने का। तीसरा है तस्करी यानी स्मगलिंग, प्रतिबंधित या कर मुक्त माल जैसे सोना, शराब, ड्रग्स आदि का अवैध व्यापार। आप लोग देखते होंगे कि आए दिन तमाम तरह के जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, अभी आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा तमाम तरह के न्यूज़ चैनल्स को, पेपर्स को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे ही, तो आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है कि यह व्यक्ति इस एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, उसके पास इतने सोने के सिक्के थे, इतनी मुद्राएं थी, उसके पास ड्रग्स पकड़ा गया। तो ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पर तस्करी की जाती है उन सभी वस्तुओं की जो आधिकारिक रूप से जिनका व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये भी एक स्रोत है। चौथा है भ्रष्टाचार यानी करप्शन, रिश्वतखोरी, घोटाले, सरकारी फंड का दुरुपयोग इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से आप लोग देखोगे तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। अभी आप लोग देखोगे तो तमाम तरीके से पुल बनते हैं, वे पुल टूट जाते हैं। आप लोग अपने आसपास देखोगे कि सड़कें होती हैं, सड़कों पर
आप लोग बोर्ड देखोगे तो लिखा होगा कितने लाख रुपए की सड़कें हैं, इतने करोड़ रुपए की सड़कें हैं। लेकिन आप लोग देखोगे तो 2 या 3 साल में वे सड़कें टूट जाती हैं। वे सड़कें टूट क्यों जाती हैं? कभी आप लोगों ने गौर किया इस बात को? भाई यह काम करप्शन से हुआ है। जो पैसे सरकार के द्वारा फंड के रूप में मिले गए उस काम को कराने के लिए, किसी पुल को बनवाने के लिए, किसी सड़क को बनवाने के लिए, या फिर किसी गड्ढे को भरवाने के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान ने या फिर नगर पंचायत के किसी भी अधिकारी ने क्या किया, उस पैसे को खा लिया। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार भी एक तरीके से समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देने का स्रोत होता है। ठीक है। 5वां है बेनामी संपत्ति यानी बेनामी प्रॉपर्टी। फर्जी नामों पर खरीदी गई संपत्ति जिससे कर चोरी की जाती है। मुझे कोई संपत्ति खरीदनी है लखनऊ में, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक नाम बनाया मनमोहन। इन वह व्यक्ति मेरी नज़र में है ही नहीं। मैंने जाली कागज बनवाए, उस जाली कागज पे उस व्यक्ति के नाम पे मैंने जमीन खरीद लिया, लेन देन कर लिया। इस तरीके से हम लोग कहेंगे बेनामी संपत्ति। इसको रोकने के लिए बेनामी संपत्ति अधिनियम भी है। ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखोगे कि बेनामी संपत्ति के नाम पर जो भी कार्यक्रम, जो भी काम होते हैं उसको यहाँ पे स्रोत के रूप में माना जा रहा है। ठीक है। 6वां है नकली मुद्रा यानी काउंटरफीट करेंसी। असली मुद्रा के समान दिखने वाले जाली नोटों का अवैध प्रचलन। आप लोग अपने आसपास में देखोगे या फिर समझोगे या फिर पूछोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे नोट आ जाते हैं जो देखने में तो बिल्कुल असली होते हैं लेकिन रिबाजी में रख लेते हैं। लेकिन जब वो नोट लेकर के जाते हैं किसी भी रेस्पेक्टिव पर्सन के पास, किसी भी दुकान के पास, दुकानदार के पास, तो दुकानदार पहचान लेता है, कहता है भाई देखो तुम्हारा ये नोट गलत है। मालूम चलता है कि भाई देख मैं तो ठगा गया। इस तरीके से आप लोग समझोगे कि जो भी ऐसे नोट हैं जो नकली दिखने वाले हैं उनका बाजार में प्रचलन होना ही, उनका बाजार में आना ही क्या है, एक स्रोत है समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देने का। यानी जो भी व्यक्तिगत रूप से, यानी जो भी वैधानिक रूप से अर्थव्यवस्था है उसके समान एक अर्थव्यवस्था का खुलना, प्रचलन में होना। 7वां है बिना दस्तावेजीकरण वाले व्यापार यानी अनरजिस्टर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। छोटे दुकानदारों, स्थानीय व्यापारियों द्वारा बिना टैक्स भरे की गई बिक्री। आप लोग देखोगे इस तरीके से जो भी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं कई जगह पे वे केवल छोटे दिखते हैं लेकिन उनका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज आया था कि फुल्की वाले का जो टर्नओवर था वो 40 लाख हो गया था। तो 40 लाख का टर्नओवर एंड ट्रांजैक्शन उसने कराया अपने यूपीआई पे, तो उसको जीएसटी का नोटिस आ गया, भाई अब देख तू जीएसटी का जा करके करवा ले रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन वे अपना पूरा ट्रांजैक्शन दिखाते नहीं हैं। वे कर के दायरे में आते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये दिक्कतें आ जाती हैं कि देखो भाई अब इस तरीके से अगर कर चोरी होगी, बताया नहीं जाएगा, अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है तो वो भी क्या करेगा, एक तरीके से समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। अब आगे बात करते हैं इसके प्रभावों की। प्रभावों को हम लोग इन शॉर्ट समझने का प्रयास करेंगे जल्दी से, क्योंकि हमने अभी जो भी इतनी बातें करी वे सारी की सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रभाव की बात करेंगे तो हमारे पास कहा गया है इसके 2 तरह के प्रभाव हैं। पहला है सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में पहला है रोजगार के अवसर। अनौपचारिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है ना। तो रोजगार के अवसर होते हैं। अगर अनौपचारिक क्षेत्र है जहाँ पे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो वहाँ पे छोटे मोटे लेबर जो हैं वो काम करते हैं, उनको अच्छा सैलरी मिल जाता है, उनका घर चल जाता है। ये बात कही जा रही है, एक सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है ना। है तरलता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन लिक्विडिटी। नकदी की उपलब्धता अधिक होती है
जिससे बाजार में खरीदारी बनी रहती है। ठीक है, अगर नकदी सबके पास है तो सबके पास खरीदारी की प्रचुरता, यानी वे लोग किसी भी गुड्स को, सामान को खरीदने में सक्षम होंगे। ठीक है, तीसरा है व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि। इसमें कहा गया है छोटे स्तर पर बिना सरकारी हस्तक्षेप के व्यापार बढ़ता है। अगर छोटा स्तर है, अगर सरकार जाकर उसमें हस्तक्षेप कर देगी तो सामने वाला पहले डर जाएगा, देखो अभी तो मैंने बिजनेस शुरू किया नहीं और ये लोग आकर के हमसे टैक्स मांगने लगे, तो उसका मनोबल टूट जाएगा और वह बिजनेस नहीं करेगा। इससे क्या होगा, एक तरीके से सरकार का भी नुकसान होगा और देश की प्रगति भी रुक जाएगी। ठीक है, अगला है नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव इम्पैक्ट। पहला है सरकारी राजस्व की हानि यानी लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार को कर यानी टैक्स नहीं मिल पाता, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ता है। सही बात है, अब जिन पैसों पर टैक्स मिल ही नहीं रहा है, टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, और जब सरकार के पास पैसे नहीं आएंगे तो सरकार अच्छे तरीके से बजट को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएगी और कंट्री ग्रोथ नहीं करेगी। अगला है आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनक्वालिटी। अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता है क्योंकि काला धन आम जनता तक नहीं पहुंचता। ठीक है, सही बात कहा जा रहा है। तीसरा है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना। अनौपचारिक धन प्रवाह के कारण वस्तुओं की कीमतें अनियंत्रित हो सकती हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसके समान और भी लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उनके पास जो पैसे हैं वे गैर कानूनी रूप से रखे गए हैं, तो उन सारे के सारे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो वे लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। अब डिमांड पावर, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस और डिमांड में इन्वर्स होता है रिलेशंस। तो अगर किसी भी व्यक्ति का इनकम ज़्यादा है तो भले ही प्राइस ज़्यादा हो, वो डिमांड ज़्यादा करेगा, डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस भी इफेक्ट होगा। आगे देखते हैं तो कहा गया है अवैध गतिविधियों को बढ़ावा यानी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तस्करी आदि को वित्तीय सहायता मिलती है। और पांचवा है अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता में कमी यानी लैक ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी। सही आर्थिक आंकड़ों की अनुपलब्धता से सरकार के नीति निर्माण पर असर पड़ता है। अब आंकड़े रहेंगे ही नहीं तो सरकार नीतियां कहाँ से बनाएगी, प्लानिंग नहीं होगा तो बजट नहीं बनेगा, बजट नहीं होगा। समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने के उपाय, मेजर्स टू रिड्यूस पैरेलल इकोनॉमी। पहला है डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा, ऑनलाइन भुगतान और बैंकिंग को प्रोत्साहित कर कैश आधारित लेन देन कम करना। ऑनलाइन सिस्टम रहेगा ना, बैंकिंग सिस्टम काम करेगी ऑनलाइन, तो सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे। इससे जो भी पैरेलल इकोनॉमी है वो उस पर एक चोट पहुंचेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सख्त कर कानून और निगरानी। कर चोरी को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करना चाहिए। तीसरा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता प्रणाली लागू करना। चौथा है हवाला और तस्करी पर सख्ती, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर अवैध लेन देन की निगरानी बढ़ाना। पांचवा है बेनामी संपत्ति पर नियंत्रण, फर्जी नामों पर संपत्ति खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात। और छठवां है नकली मुद्रा पर रोक यानी सुरक्षा फीचर्स वाले नोट जारी करना और अवैध मुद्रण केंद्रों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सातवां है और अंतिम है सार्वजनिक जागरूकता, लोगों को नकदी रहित लेन देन, ईमानदारी से कर भरने और सरकारी नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे भारत देश में ये सब किया जाता है लेकिन लोग मानते नहीं हैं। धीरे धीरे इकॉनमी सही हो रही है तमाम तरह के सरकार के प्रयासों के द्वारा। आगे हम लोग निष्कर्ष रूप में समझ सकते हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, समानांतर अर्थव्यवस्था किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह सरकार की आय को प्रभावित करती है और आर्थिक असंतुलन पैदा करती है। हालांकि डिजिटलीकरण, सख्त कानून और पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जाता है। भारत में भी नोटबंदी 2016, जीएसटी लागू करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
जैसे कई कदम उठाए गए हैं जो समानांतर अर्थव्यवस्था को कम करने में सहायक रहे हैं। सही बात है, यहाँ पे सारी की सारी बातें समझाई गई हैं आप सभी के ज्ञान के लिए, आप सभी के एग्जाम्स के लिए। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपको सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।